Speak Up India, we are talking after a long time, and it is important that when we talk about something as sensitive as this, we should talk in detail. I have so far told you what exactly happened. Now I will tell you what is the role of these two characters, what's the weakness, and where does this case stand. क्या केस सीबीआई का फुल प्रूफ है? क्या समीर वानखेड़े वाकई फंस जाएंगे? क्या समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई के पास जो कुछ है वो काफी है समीर वानखेड़े को प्रोसिक्यूट करने के लिए, या समीर वानखेड़े के खिलाफ जो केस है वो बहुत कमजोर है और ये पूरी कहानी सिर्फ एक महज कहानी है? और आई कीप टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट इट्स वेरी इजी टू क्रिएट मनोहर कहानियां, बट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू क्रिएट अ सॉलिड फैक्चुअल स्टोरी। और इस कहानी में मुझे फैक्ट्स कम और मनोहर कहानियां ज्यादा नजर आ। अब क्या है ये? Let's have a look at where the entire CBI case stands and whether it is foolproof or there are loopholes. According to me, the CBI is standing on an extremely weak footing. बहुत ही ज्यादा कमजोर केस है अकॉर्डिंग टू मी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके फंडामेंटल रीजंस, और आई एम कमिंग टू दैट। दो चीजों को मैं पॉइंट आउट करूंगा और उसी पे अगले सारे पॉइंट्स बेस करूंगा। ये दो चीज क्या है? सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज जिसके कारण ऐसा लगता है कि सीबीआई की जो थियरी है वो कंप्लीटली ट्रैश है, फार्स है, उसका रीजन है कि कोई भी केस कोर्ट में जाएगा तो फंडामेंटली आपको दो क्वेश्चन, इस केस में खास करके दो क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। एक, क्या मिस्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ जो आपने एलिगेशन लगाया है फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन, क्या समीर वानखेड़े ने डायरेक्टली पैसे लिए या उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए? वॉज देयर एनी डायरेक्ट मॉनिटरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन द विटनेसेस और मिस पूजा डडलानी एंड मिस्टर समीर वानखेड़े और एनी ऑफ द एनसीबी ऑफिशियल्स? इन एनसीबी ऑफिशियल जिनको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं इस वक्त, क्या उनके और किसी शख्स के बीच कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस केस से रिलेटेड हुआ या नहीं? और अगर हुआ तो फिर उसके सबूत कहां हैं? क्या है वो सबूत? और अगर है तो फिर वो सबूत सीबीआई पेश करे, क्योंकि तो इंपॉर्टेंट है कि आप किसी चीज को सिर्फ कह दें वो काफी नहीं है, आपको उसको साबित भी करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन तो वो यही है कि क्या वॉज देयर एनी डायरेक्ट डिमांड मेड बाय मिस्टर समीर वानखेड़े और एनी ऑफ द एनसीबी ऑफिशियल्स एंड वेदर they accepted any extortion amount directly? ये पहला पॉइंट। और दूसरा है, जिस विटनेस पे ये पूरा कुछ बेस किया जा रहा है, पूरा केस, क्या वो विटनेस रिलायबल है? क्या इस विटनेस पे रिलाई किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू मी, this witness is an extremely suspicious witness and his presence raises a lot of question. आखिर ये प्रभाकर सेल है क्या, कौन, और इसकी कहानी क्या है? क्या इसके बेसिस पे सीबीआई या एनसीबी की एसआईटी इस केस को प्रूव कर पाएगी और आर्यन खान को प्रोसिक्यूट कर पाएगी? दैट्स द सेकंड फंडामेंटल क्वेश्चन। सो लेट्स फर्स्ट कंसीडर द सेकंड क्वेश्चन अबाउट दिस विटनेस कॉल्ड प्रभाकर सेल। उसके बाद आई विल कम टू द फैक्ट वेदर समीर वानखेड़े मेड एनी डायरेक्ट डिमांड एंड डिड ही रिसीव, और उसका लीगल इंप्लीकेशन क्या है। सो पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट पहले और फर्स्ट पॉइंट बाद में। Why I say that Prabhakar Sale is a suspicious witness? There are strong reasons for it. ये पॉसिबल है कि प्रभाकर सेल 21 दिन 22 दिन तक चुप रहा, लेकिन उसके बाद अचानक बोलने लगा। 2 अक्टूबर को आर्यन खान को अरेस्ट किया गया और इसने पहली बार अपनी जुबान 25 अक्टूबर को खोली, लगभग 22-23 दिन बाद। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके दिमाग में बदला, एंड ही टर्न हॉस्टाइल। अगर हॉस्टाइल हो रहा है एक एनसीबी विटनेस तो क्या रीजन हो सकता है? और इसका इंप्लीकेशन क्या था? इसका इंप्लीकेशन बहुत सिंपल था। एनसीबी के केस को कमजोर कर दिया गया, आर्यन खान के केस को कमजोर कर दिया गया, और एनसीबी के जो पब्लिक परसेप्शन था वो डेंट कर दिया गया। सो एनसीबी विच वाज राइडिंग एक्सट्रीमली हाई ever since the Sushant Singh Rajput story came
to 4 or Sushant Singh Rajput investigation started, that entire case came crashing down after Aryan Khan case. तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ केस के साथ जो जर्नी एनसीबी ने स्टार्ट की थी और इतना परसेप्शन क्रिएट किया था एज अ फैंटास्टिक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो आर्यन खान केस के साथ खत्म हो गया या उसको कमजोर करने की कोशिश की गई। और इसीलिए इस कैरेक्टर ने उस पूरी चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसीलिए इस कैरेक्टर पर फोकस करना बहुत जरूरी हो जाता है जब सीबीआई ये पूरा केस एंड समीर वानखेड़े के खिलाफ करप्शन का लेवल कर रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द रोल एंड एक्टिविटीज ऑफ प्रभाकर सेल बिफोर एंड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ आर्यन खान। फर्स्ट पॉइंट, प्रभाकर सेल वाज द पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ केपी गोसावी। ये मैंने बताया और ये बात सबके नॉलेज में। अब उसको कब हायर किया था केपी गोसावी ने? केपी गोसावी ने प्रभाकर सेल को रेड से सिर्फ 2 महीने 10 दिन पहले हायर किया था। 2 महीने और 10 दिन पहले 22nd of July 2021 KP Gosavi hired Prabhakar Sale and on the 2nd of October 2021 this raid was carried out। ये सिर्फ 2 महीने 10 दिन, अगस्त और सितंबर का बीच का महीना, 2 अक्टूबर उधर और 22 जुलाई इधर, तो 8 दिन और 2 दिन 10 दिन और बीच में 2 महीने, 2 महीने 10 दिन के भीतर के पहले इसको अपॉइंट किया गया था। पहला पॉइंट तो यही है, 2 महीने के भीतर कोई आदमी इतना इंपॉर्टेंट तो हो नहीं सकता, ये तो आप भी समझते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पहले इसका कनेक्शन क्या था ये क्लियर नहीं है। एक आदमी जो इतना मैसिव एलिगेशन लगा रहा है अगेंस्ट अ सीनियर एनसीबी ऑफिसर, इतने इंपॉर्टेंट केस में, सुशांत सिंह राजपूत जैसे इंपॉर्टेंट केस में, जहां पर आर्यन खान के अरेस्ट की बात हुई, शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट कर लिया, इतना बड़ा कुछ स्टेक पे था गवर्नमेंट का, एनसीबी का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, मिस्टर समीर वानखेड़े का, बाकी ऑफिशियल्स का, उस आदमी के एंटीसेडेंट को चेक नहीं किया गया कि केपी गोसावी के सिक्योरिटी गार्ड बनने से पहले वो किसके लिए काम करता था। ये आज भी पता नहीं किसके रेफरेंस पे वो केपी गोसावी के पास गया था जॉब के लिए, ये भी पता नहीं। इसके कनेक्शंस किसी के साथ थे या नहीं थे, किस किस को ये जानता था फिल्म इंडस्ट्री में या बाहर, ये भी क्लियर नहीं है। प्रभाकर सेल के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सिर्फ इंफॉर्मेशन कौन सा अवेलेबल है कि उसने 25 तारीख को स्टेटमेंट क्या दिया और उसके बाद एलिगेशंस क्या लिखा। प्रभाकर सेल को गोसावी ने क्रूज टर्मिनस पे 12 बजे से खड़ा किया था। इसको ही क्यों खड़ा किया गया? क्योंकि समीर वानखेड़े या एनसीबी की टीम बहुत क्लियर रही होगी कि उनको आइडेंटिफाई करना आर्यन खान को, कोई ऐसा ही शख्स खड़ा हो सकता है जो आर्यन खान को अच्छे से जानता है। तो क्या प्रभाकर सेल आर्यन खान को जानता था कि वो वहां खड़ा हो गया कि मैं आइडेंटिफाई करूंगा? अब इसको केयरफुली सुनिए। एक शख्स जो 2 महीने 10 दिन पहले केपी गोसावी के पास आता है, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, उसी शख्स को खड़ा किया जाता है क्योंकि क्लेम इज कि हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो आर्यन खान को अच्छे से पहचान सके, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सो प्रभाकर सेल खड़ा होता है कि मैं आर्यन खान को पहचानता हूं और प्रभाकर सेल 12 बजे दिन से ही 2 अक्टूबर को खड़ा हो जाता है टर्मिनस के बाद। प्रभाकर सेल ने न केवल आर्यन खान को पहचाना बल्कि प्रभाकर सेल ने वाकई बताया कि हाँ यही आर्यन खान है। और जब आर्यन खान को डिटेन किया गया, जब वो अंदर जा रहा था तो प्रभाकर सेल वहां था, जब डिटेन किया गया तब भी प्रभाकर सेल वहां था, जब आर्यन खान को अरेस्ट किया गया तब भी प्रभाकर सेल वहां पर था। जब आर्यन खान को अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद प्रभाकर सेल ने क्या किया? प्रभाकर सेल एग्रीड टू बिकम इंडिपेंडेंट विटनेस ऑन पेपर। ये तो हो गई बात कि आप खड़े कर दीजिए किसी को जो पहचानता हो आर्यन खान को। कब ये प्रभाकर सेल खड़ा हो गया, उसने पहचान लिया, उसने बता दिया, ये अलग कहानी हो गई। लेकिन उसके बाद जब फॉर्मली ऑन पेपर अरेस्ट मेमो पे विटनेस करने की बात आई तो प्रभाकर सेल ने एग्री किया कि हाँ मैं विटनेस करूंगा इस केस में, यानी जो कुछ भी मैंने देखा है मैं वो विटनेस करने को तैयार हूं। ये चीजें आर्यन खान से मिली और आर्यन खान को इस सिचुएशन में अरेस्ट किया गया। तो ही बिकेम अ विटनेस ऑन आउट ऑफ हिज ओन विल।
जब एनसीबी का विटनेस बन गया और एनसीबी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन आर्यन खान के साथ कर रही थी, तो केपी गोसावी क्या कर रहा था? केपी गोसावी वीडियो बना रहा था। वो कैमरे से पूरे एनसीबी ऑफिस के पिक्चर्स कैप्चर कर रहा था। वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इस पूरे प्रोसेस का। एक शख्स जो एनसीबी का इंडिपेंडेंट विटनेस है, वो वीडियो क्यों बनाएगा? और यही वीडियो है जो उसने बाद में मीडिया को बांटा, जो उसने बाद में पुलिस को दिया, और उसी वीडियो को उसने बाद में डीसीपी को भी दिया, और आज वो वीडियो शायद और भी लोगों के पास होगा। लेकिन एक शख्स जो एनसीबी का विटनेस है, वो वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा था पुलिस स्टेशन के भीतर? थिंक अबाउट इट। कोई इंटेंशन तो रहा होगा ना इस शख्स का। अगर इंटेंशन नहीं रहता तो फिर ये क्यों रिकॉर्ड करता? एक केपी गोसावी ने एक पिक्चर लिया जो आपके स्क्रीन पे है आर्यन खान के साथ, उसको लेकर आज भी बवाल हो रहा है कि उसने पिक्चर कैसे ले लिया। लेकिन प्रभाकर सेल के बारे में किसी ने बात नहीं किया कि प्रभाकर सर ने वीडियो कैसे बना लिया। तो एक शख्स जिसको पुलिस यानी एनसीबी अपना विटनेस बना रही है कि वो सर्टिफाई करेगा, वो वहां बैठ के सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है बगैर इंटेंशन के। आई डोंट नो। उसके बाद इसका क्लेम है कि मैंने गोसावी और सैम डिसूजा को बात करते हुए सुना। यानी ये कर क्या रहा था? ये हर जगह था, ये गेट पे भी था, ये आइडेंटिफाई भी कर रहा था, ये अंदर रिकॉर्ड भी कर रहा था, ये विटनेस भी कर रहा था, और ये केपी गोसावी क्या बात कर रहा है किसी और से उसको भी सुन रहा था। सो इसने सुना केपी गोसावी को डिसूजा से बात करते हुए, जिसमें केपी गोसावी डिसूजा को कह रहा था कि एक डील करना है 25 करोड़ का, और 18 करोड़ पे क्लोज कर देंगे, और 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देना है। ये भी ये शख्स सुन रहा था। ये बिकॉज ही वॉज द गोसावीज पर्सनल सिक्योरिटी ऑल्सो। तो ये तब भी था जब गोसावी और सैम डिसूजा पूजा डडलानी से मिले रात में, ये तब भी मौजूद था। और ये सब होने के बाद जब ये कहानी खत्म हो गई, सारी मीटिंग हो गई, आर्यन खान को अरेस्ट कर लिया गया, तो ये उसके बाद घर चला गया। 22 दिन तक ये चुपचाप घर रहा, और 22 दिन बाद अचानक ऐसा कुछ हुआ कि इसको लगा कि कुछ बोलना चाहिए, बताना चाहिए सच क्या है। तो इसको सच बताने की इच्छा 22 दिन बाद जग गई। सो ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू मीडिया, एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज दैट एक्सटॉर्शन अमाउंट ऑफ 25 करोड़ वाज डिमांडेड टू रिलीज आर्यन खान। आर्यन खान उस वक्त जेल में थे, उनके बेल की हियरिंग चल रही थी, और ये भी स्टेटमेंट बहुत क्रिटिकल टाइम पे आया। आई विल टेल यू। सो जब आर्यन खान की हियरिंग बेल की चल रही थी, तभी शख्स ने जाके एक स्टेटमेंट मीडिया में दे दिया। क्यों? ताकि समीर वानखेड़े और एनसीबी का केस पूरा का पूरा कमजोर हो गया, और आर्यन खान को बेल मिलने में जाहिर तौर पे फायदा हुआ। ये तो कॉमन सेंस है, अगर केस ही कमजोर हो जाएगा तो बेल मिल जाएगा। तो इसने क्या किया? विटनेस ने यू टर्न करके इसने पूरा का पूरा केस एनसीबी का कमजोर कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, a deal was struck for 18 crore, and a 50 lakh advance was given to Gosavi and Sam D'Souza। इस शख्स ने जो बोला उसमें से गोसावी और सैम डिसूजा ने कुछ पैसे वापस कर दिया। कितने पैसे वापस किए, क्या किए वो नहीं मालूम, लेकिन बचा क्या? जरा सा पैसा। सो जरा सा पैसा करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया। अगर 18 करोड़ लेना था और 50 लाख एडवांस था तो कोई क्यों लौटाएगा? लेकिन इसके मुताबिक कुछ पैसे केपी गोसावी और सैम डिसूजा ने लौटा दिए। क्यों लौटा दिए? अब एनसीबी के पास कोई तरीका नहीं है ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो इंडिपेंडेंट विटनेस है ये आखिर क्यों हॉस्टाइल हो गया, इसने क्यों यू टर्न ले लिया, और उन्होंने क्या गलती कर दी ऐसे आदमी के साथ रिलाई करके, जो आदमी शायद इसलिए में भी आया था कि पूरा केस डाइल्यूट हो गया, या फिर उस दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके एक स्टेटमेंट ने पूरे केस को डाइल्यूट कर दिया। अल्टीमेटली प्रभाकर सेल ने एनसीबी की फजीहत कर दी पब्लिक ने। पूरा केस एनसीबी का आर्यन खान के खिलाफ अगर डाइल्यूट हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन
प्रभाकर सेल। तो फिर प्रभाकर सेल का क्या हुआ? कमिंग टू दैट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोटिस करनी है। इस शख्स ने कब बोला? 25 ऑफ अक्टूबर, जब आर्यन खान का बेल हियरिंग चला। अब उसी दिन सेम 25 ऑफ अक्टूबर मिस्टर नवाब मलिक, जो उस वक्त मिनिस्टर थे एनडीए गवर्नमेंट में, नवाब मलिक वाज द मिनिस्टर, और उस वक्त मिस्टर नवाब मलिक एक स्टेटमेंट दे रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि मिस्टर समीर वानखेड़े इज नॉट अ फेयर पर्सन। समीर वानखेड़े हैज यूज्ड इलीगल मीन्स टू गेट अ जॉब, गवर्नमेंट जॉब। समीर वानखेड़े ने गलत तरीके से गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किया है। उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फोर्ज्ड है। सेम 25 ऑफ अक्टूबर को एक तरफ ये शख्स खड़ा होकर कह रहा था कि एक्सटॉर्शन का डिमांड हुआ, दूसरी तरफ मिस्टर नवाब मलिक ये क्लेम कर रहे थे कि मिस्टर समीर वानखेड़े इज नॉट अ फेयर पर्सन, वो इलीगल काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने बर्थ सर्टिफिकेट को फोर्ज किया है टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। अब ऐसा क्यों कर रहे थे नवाब मलिक? क्योंकि नवाब मलिक के अपने फैमिली के लोगों के खिलाफ मिस्टर समीर वानखेड़े इन्वेस्टिगेशन चला रहे थे। उनके अपने फैमिली मेंबर को मिस्टर समीर वानखेड़े ने अरेस्ट किया था। समीर खान उनसे बहुत नजदीकी रिलेशन है, बेटे हैं, दामाद हैं, वन ऑफ द टू, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, इफ आई एम राइट, इट्स सन इन लॉ। सो समीर खान को समीर वानखेड़े ने अरेस्ट किया था और इस बात का खुंदक मिस्टर नवाब मलिक को था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हाईकोर्ट ने नोट की है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने। जब मिस्टर समीर वानखेड़े मिस्टर नवाब मलिक के खिलाफ गए तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाकायदा नोट किया कि आपका अपना पर्सनल बदला आप इस तरह से नहीं ले सकते क्योंकि आप दोनों चीजों को मर्ज कर रहे हो। फ्रस्ट्रेशन क्या था? उनके दामाद को अरेस्ट कर दिया था मिस्टर समीर वानखेड़े। तो एक तरफ प्रभाकर सेल खड़ा होकर बोल रहा था कि एक्सटॉर्शन डिमांड किया मिस्टर समीर वानखेड़े ने, और दूसरी तरफ मिस्टर नवाब मलिक कह रहे थे इसका ये आदमी ठीक नहीं है, इसने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, फोर्ज डॉक्यूमेंट देकर गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किया है, यानी आईआरएस ऑफिसर फोर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मिस्टर समीर वानखेड़े ने ज्वाइन किया। अब ये जो पूरा स्टैंड है एज फार एज द पोजीशन है प्रभाकर सेल की, इसको लेकर कोर्ट में क्या पूछा जाएगा? क्योंकि प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि ये विटनेस सही है, इसका बेसिस हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोर्ट में यही पूछा जाएगा कि कैन अ सीबीआई फाइल एन एफआईआर ऑन द बेसिस ऑफ हियरसे? क्या कहीं सुनी बातों पर एफआईआर फाइल होती है क्या? पहला सवाल तो यही होगा। इस विटनेस का क्लेम है कि उसने सुना, अब कुछ सुना, कुछ समझा, और क्या उसके बेसिस पे एफआईआर फाइल हो जाएगा? वो भी एनसीबी एसआईटी ने बिलीव भी कर लिया। पहला सवाल तो यही है कि कैन सीबीआई फाइल एन एफआईआर बेस्ड ऑन हियरसे? कैन क्रेडिबिलिटी बी गिवन टू अ पर्सन हु हर्ड समथिंग एंड देयर इज नो एविडेंस टू बैक दैट? जो कुछ भी प्रभाकर सेल कह रहा है उसको बैक करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। वो सीसीटीवी फुटेज एविडेंस नहीं हो सकता, वो मैंने सुना वो एविडेंस नहीं हो सकता, वो फोन कॉल भी एविडेंस नहीं हो सकता। मैं बताऊंगा क्यों। तो फिर एविडेंस क्या है? इस शख्स के सो कॉल्ड स्टेटमेंट के अलावा क्या एविडेंस है टू बैक कि आप इस विटनेस को रिलाई कर सकते हैं? कैन यू गिव क्रेडेंस टू अ पर्सन मेकिंग द क्लेम व्हेन द फैक्ट इज दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट व्हेन द सेड नेगोशिएशन टुक प्लेस? अब बेसिस क्या है? एक मीटिंग हुई केपी गोसावी और सैम डिसूजा की पूजा डडलानी के साथ। पूजा डडलानी शाहरुख खान की प्राइवेट सेक्रेटरी, 18 करोड़ को लेकर, जिसका 50 लाख रुपए एडवांस दिया गया। क्या उस वक्त जब ये बातचीत हो रही थी गोसावी और डिसूजा की पूजा डडलानी के साथ, क्या उस वक्त कार के भीतर ये शख्स मौजूद था? नहीं। तो फिर इसको कैसे पता कि क्या बातचीत हुई? कैन यू रिलाई सच अ विटनेस? इफ he did not have a first hand account of what transpired inside the Mercedes when Pooja Dadlani met KP Gosavi and Sam D'Souza, then how credible can his version be? That's a very critical question. जब इसको मालूम ही नहीं क्या बात हुई तो फिर इसकी बात को कैसे यकीन किया जाए? एक दिन ये शख्स
विटनेस बनता है। ये क्वेश्चन कोर्ट में सीबीआई को इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, एनसीबी एसआईटी को भी देना पड़ेगा कि जो शख्स ऑन 2 अक्टूबर को आपका विटनेस बनता है वो 25 अक्टूबर को हॉस्टाइल हो जाता है, एक दिन एक स्टेटमेंट देता है, दूसरे दिन दूसरा स्टेटमेंट देता है, तो आप पहले स्टेटमेंट को इग्नोर कर रहे हो और दूसरे स्टेटमेंट को सही मान रहे हो, कैसे? हाउ? व्हाई आर यू नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द फर्स्ट स्टेटमेंट? And why are you relying this man for the second statement that he made before the media or the police? How do you know that he was speaking when he was talking second time? He was speaking truth when he was talking second time. Or what he did on 2nd October was wrong. How do you know that? What's the guarantee that he was not influenced to change his position on 25th of October 2021? इस बात की गारंटी क्या कि प्रभाकर सेल को इन्फ्लुएंस नहीं किया गया था अपने स्टेटमेंट को बदलने के लिए, समीर वानखेड़े के खिलाफ खड़े होने के लिए, एनसीबी में दिए हुए अपने स्टेटमेंट यानी अपने विटनेस को बदलने के लिए, ये एलिगेशन लगाने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं किया गया था? इस बात की क्या गारंटी? कैसे गारंटी करो? कैन दिस बी गारंटीड that Prabhakar Sale was not introduced in the story on the 25th of October to dent the image of NCB and Mr. Sameer Wankhede to be precise? क्या गारंटी है कि प्रभाकर सेल को इसलिए खड़ा नहीं किया गया था क्योंकि अटेम्प्ट था एनसीबी के इमेज को खत्म करना, समीर वानखेड़े के इमेज को खत्म करना, बॉलीवुड के ऊपर जो प्रेशर था उसको खत्म करना। कैसे गारंटी है कि ऐसा नहीं हो रहा था? आपको जो चीजें बता रहा हूं ना वो शायद कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अभी आगे सुनिए, द शॉकिंग फैक्ट इज कमिंग। अभी मैंने शॉकिंग फैक्ट बताया नहीं है, अभी तो मैं बता रहा हूं कि ये शख्स कौन है। और पहले क्वेश्चन में कि क्या, 2 क्वेश्चन जो मैंने फंडामेंटल रेज किए कि क्या ऐसे विटनेस को रिलाई किया जा सकता है, और दूसरा क्या डायरेक्ट डिमांड और एक्सेप्टेंस का कोई प्रूफ है। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट इस स्टेटमेंट जो यू टर्न हुआ प्रभाकर सेल का, उसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट बहुत स्पेसिफिक था और इमीडिएट था। एनसीबी वाज इन द डॉक। क्या हुआ बता रहा हूं। जैसे ही इसने स्टेटमेंट दिया उसके बाद एनसीबी कटघरे में थी। एनसीबी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। एनसीबी ने कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। उसको अपनी पोजीशन बार बार क्लियर करनी पड़ी, अलग अलग मीडिया हाउस में जाके स्टेटमेंट देना पड़ा, बाकायदा प्रेस नोट इश्यू करना पड़ा। एनसीबी की टीम ने क्लेम किया दैट देयर प्रोसेस इज फुल प्रूफ एंड ड्यू डिलिजेंस हैज बीन डन बिफोर प्रोसीडिंग इन द मैटर। यानी हमने प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, जैसा एसएन प्रधान ने कहा था वही चीज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपीट की। आप इस विटनेस को रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो प्रोसेस अडॉप्ट किया वो फुल प्रूफ है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर समीर वानखेड़े भी प्रेजेंट थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई और एड्रेस कर रहा था, उनसे सीनियर ऑफिसर एड्रेस कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ज्ञानेश्वर सिंह एड्रेस कर रहे थे, और समीर वानखेड़े वहां बैठे हुए थे। कटघरे में समीर वानखेड़े थे, एनसीबी थी और एनसीबी सफाई दे रही थी। एक दिन के भीतर एक झटके में एनसीबी की पूरी 1.5 साल की मेहनत बर्बाद हो गई, सिर्फ एक झटके में। और कमजोर क्या हुआ? सुशांत सिंह राजपूत केस। पूरा सुशांत सिंह राजपूत का ड्रग ड्रैगनेट केस खत्म हो गया, सब फ्री हो गए। उसके बाद एनसीबी कटघरे में, एनसीबी ने बोलना बंद कर दिया। समीर वानखेड़े को उठाकर शंट आउट कर दिया गया, मुंबई से हटाकर चेन्नई भेज दिया गया। वो वापस आईआरएस सर्विस में चले गए और चेन्नई में पोस्टिंग हो गई। एनसीबी ने कारोबार बंद कर दिया, बॉलीवुड में लाइफ फिर से शुरू हो गया। क्या हुआ? क्या सुशांत सिंह राजपूत इन्वेस्टिगेट हो गया? क्या एनसीबी का जो सुशांत सिंह राजपूत का जो ड्रग्स एंगल था, क्या उसका कंक्लूजन आ गया? 2 चार्जशीट फाइल हुए, क्या हुआ? क्या किसी का कन्विक्शन हो गया? क्या प्रोसिक्यूशन हो गया? किसी को सजा मिल गई? क्या हो गया? एक आदमी ने पूरे केस को खत्म कर दिया। तो ऐसा आदमी बगैर इंटेंशन क्या है? क्या वीडियो भी वही रिकॉर्ड करेगा, मिलेगा भी वही, सब कुछ वही कर रहा था, और फिर भी आप इसको रिलाई कर रहे हो। एक विजिलेंस इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की गई समीर वानखेड़े के खिलाफ, और उस विजिलेंस इंक्वायरी में समीर वानखेड़े को गलत पाया गया। जो क्लेम प्रभाकर सेल ने किया वही ठीक क्लेम मिस्टर नवाब मलिक ने 7 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। सेम क्लेम। जो बातें प्रभाकर सेल ने 25 अक्टूबर को कही, वही बातें नवाब मलिक ने 7 नवंबर को कही।
सारी चीजें। मिस्टर नवाब मलिक वही चीज क्यों कह रहे थे जो प्रभाकर सेल कह रहा था। मिस्टर नवाब मलिक ने एक स्टेप आगे बढ़ के मिस्टर समीर वानखेड़े पे आर्यन खान के किडनैपिंग की भी एलिगेशन लगा दी, बेस्ड ऑन व्हाट प्रभाकर सेल हैड सेड। सो मिस्टर समीर वानखेड़े, मिस्टर नवाब मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस का बेसिस भी प्रभाकर सेल। हर एक शख्स के स्टेटमेंट जो एक्सटॉर्शन रिलेटेड स्टेटमेंट है उसके पीछे प्रभाकर सेल का ही नाम है या उसका ही वर्जन है। खत्म हुआ तो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग ड्रैगनेट केस, और आर्यन केस तो खैर खत्म हो ही गया, सुशांत सिंह राजपूत केस भी खत्म हो गया, ये वाला ड्रग्स रिलेटेड। So Bollywood is virtually come back to its own. Sushant Singh Rajput case, there is no development, no movement at all, despite filing 2 charge sheets. And NCB has been made to look like a villain, and Mr. Sameer Wankhede is facing an FIR for corruption. अब the shocking fact, ये जो कुछ भी प्रभाकर सेल कह रहा था, ये कंफर्म कैसे होगा कि क्या ये सच बोल रहा है या झूठ? वेयर इज प्रभाकर सेल? ये सारी मीडिया ने आपको रिपोर्ट बता दी, सबने बोल दिया, सब कुछ बता दिया कि कैसे प्रभाकर सेल के स्टेटमेंट की बेसिस पे मिस्टर समीर वानखेड़े गलत हैं। प्रभाकर सेल विल नेवर बी एबल टू कम एंड से कि क्या ये सच है या झूठ, बिकॉज प्रभाकर सेल डाइड। He died on the 2nd of April 2022 after a sudden heart attack. रेड के 6 महीने बाद on the 2nd of April, प्रभाकर सेल, the key witness in the case, जिसने सारे एलिगेशन लगा दिए, he was found dead at his residence in Chembur and he died of sudden heart attack. Now what is extremely important is that जब प्रभाकर सेल ने स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद प्रभाकर सेल को बाकायदा सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट ने। वो सिक्योरिटी कहां थी जब वो मर रहा था? उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया? कौन सी सिक्योरिटी दी गई थी? एक विटनेस जिसके बेसिस पे पूरे केस को खत्म कर दिया गया, आर्यन खान केस को, सुशांत सिंह राजपूत केस डाइल्यूट हो गया, समीर वानखेड़े कटघरे में खड़े हो गए, समीर वानखेड़े का एनसीबी से एग्जिट हो गया, एनसीबी ने काम करना बंद कर दिया। वो शख्स 2nd April 2022 को he died because he had an heart attack. अब कौन बताएगा कि क्या सच और क्या झूठ? और उसके डेथ के 1.5 महीने बाद on the 27th of May, आर्यन खान was given a clean chit. उसके 6 महीने बाद on the 22nd of October, the charges were dropped against Aryan Khan. And after 6 months, case has been slapped against Mr. Sameer Wankhede. कौन जस्टिफाई, कौन बताएगा? वेयर इज प्रभाकर सेल? अब प्रभाकर सेल कभी बता पाएगा कि उसको प्रेशराइज करके किया गया था या उसने खुद अपना स्टेटमेंट बदला था? ये केस खत्म हो गया है। लेकिन समीर वानखेड़े के खिलाफ जो केस कोर्ट में जा रहा है, सीबीआई लेकर जा रही है, वो प्रूव करना पॉसिबल नहीं है सीबीआई के। उसका रीजन है, बताता हूं। जिस शख्स के बेसिस पे एसआईटी ने पूरा केस खड़ा कर दिया, वो शख्स ही नहीं है। और आप पूरी बात कर रहे हैं प्रभाकर सेल के बारे में, पूरी मीडिया ने इतना सारा सब कुछ कर दिया, लेकिन किसी ने नहीं लिखा अपने रिपोर्ट में दैट प्रभाकर सेल इज नॉट देयर, ही इज डेड।